दांडी मार्च के 91 साल पूरे, फिर निकली सांकेतिक यात्रा। दांडी में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़ा था। दांडी मार्च के बाद देश भर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी ने सांकेतिक दांडी मार्च को दिखाई हरी झंडी, अमृत महोत्सव की भी शुरुआत। पीएम ने कहा, भारत की उपलब्धियां दुनिया को रोशनी दिखाने वाली हैं। जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए, मैं उन सभी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूं। सीएम गहलोत ने गांधी जी को याद कर प्रतीकात्मक दांडी मार्च को दिखाई हरी झंडी। केंद्र पर हमला करते हुए बोले गहलोत, देश में डेमोक्रेसी के सामने खतरा। डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है, खतरे हैं डेमोक्रेसी के सामने। सारी एजेंसियां काबू में आ गई है सरकार के। सीएम की केंद्र को नसीहत, सरकार को किसान समेत सभी वर्गों से वार्ता करने का रास्ता खुला रखना चाहिए। किसानों में नहीं है, आम लोगों के अंदर भी है। इस सरकार ने क्यों इतना हट कर रखा है? सरकार कभी भी जिद नहीं करती है, हट नहीं करती, पब्लिक कर सकती है। हमारा काम है संदेश करना, मनाना। सीएम गहलोत ने कहा, इतिहास को एक पक्षीय दिखाने की बीजेपी की कोशिश। गांधी, दांडी और सच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। रिपोर्ट आपने सुनी तो बात दांडी मार्च से शुरू होती है और गांधी के हवाले से लोकतंत्र, तानाशाही, सहिष्णुता, असहिष्णुता, सत्य असत्य, एकता की राजनीति बनाम बंटवारे की राजनीति, सबका साथ सबका विकास की भावना से किए जाने वाले शासन जैसे मुद्दों में लिपटकर ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है कि बहस के कई पहलू खुल जाते हैं। भाजपा ने कांग्रेस के गांधी, कांग्रेस के पटेल और कांग्रेस के आम्बेडकर को केवल कांग्रेस का नहीं रहने दिया है। तो पहली बहस तो यही होती रहती है कि गांधी की असल विरासत किसके पास है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गांधी ने भारत के नाम को जिस तरह से स्थापित किया था, उसकी जड़ों में खाद पानी किसने दिया और मट्ठा किसने डाला। तीसरा, महात्मा गांधी की कहानियों से जुड़ी छाया में इस सत्य की खोज बराबर होती रहती है कि गांधी की सिखाई एकता की राजनीति क्या थी और आज के दौर की एकता गांधी के दौर की एकता के कितना नजदीक है। इसके अलावा गांधी का व्यक्तित्व जितना विराट रहा है, बहस के आयाम भी उसी तरह से अनंत हैं। आज दांडी यात्रा की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर हुए आयोजनों में भी कुछ सवाल उठे जिन पर अक्सर बहस होती रहती है। आज प्राइम डिबेट में हम इन सवालों को लेंगे कि गांधी का महिमा मंडन जरूरी या राजनीतिक मजबूरी। गांधी की राजनीतिक विरासत का दावा किसके पास। और आज का राजनीतिक चलन गांधीवाद के कितना अनुकूल। हमारे साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में आर तिवाड़ी साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पारिक जी हैं और ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तिवाड़ी साहब, जब भी गांधीवाद की बात आती है, गांधी के सपनों के भारत की बात आती है, तो सवाल आपकी तरफ से लोकतंत्र का उठाया जाता है रह रहकर। कैसे आपको लोकतंत्र खतरे में दिखता है, संक्षेप में बोलिए, मैं फिर बहस को आगे बढ़ाता हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, ईटीवी राजस्थान को, 18 न्यूज़ को, कि उन्होंने समसामयिक विषय रखा जी। और आज भारतीय जनता पार्टी ये धन्यवाद। तो तिवाड़ी साहब, मैं आपसे पूरे 26 दिन ले सकता हूँ महीने के, क्योंकि हम रोज समसामयिक विषय ही उठाते हैं जी। मैं कम से कम आज 91वीं पद यात्रा की, दांडी यात्रा का 91वें वर्षगांठ है और सौभाग्य से महात्मा गांधी का 150वां जन्म समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है।
गांधी की विरासत कांग्रेस के अलावा इस देश में किसी के पास ना थी, ना है, ना रहेगी। और आज भारत के प्रधानमंत्री, मैं तो स्वागत करता हूं, उन्होंने अमृत कलश योजना चालू की है। कम से कम गांधी गुजरात के थे, इसी नाते उनको गांधी तो याद आया। नहीं तो गांधी के लिए इनके आरएसएस के व्हाट्सएप पर जो जो किदवंतियां, जो जो कहानियां आई हैं, आज पूरा देश जानता है। और ये मजबूरियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। तिवाड़ी जी, आप जुड़े हुए हैं क्या इनके व्हाट्सएप ग्रुप में? अरे आते ही है ना व्हाट्सएप ग्रुप के, तो लोग बात बताते हैं कि भाई साहब गांधी जी के लिए ये कहा गया, मोतीलाल जी के लिए ये कहा गया, जवाहरलाल जी के लिए ये कहा गया। आज देश के प्रधानमंत्री जी को 91 दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर गांधी जी को याद करना पड़ा, नेहरू जी को याद करना पड़ा और सरदार पटेल को याद करना पड़ा। और ये तीनों विभूतियां हमारी हैं, हमारी विरासत है। इनकी कोई विरासत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आजादी के आंदोलन की शुरुआत से लेकर के आज तक भारत की आजादी के लिए कहीं कोई योगदान नहीं है, इसलिए इनके पुरखे नहीं है। इनको मजबूरी में ही सही। ठीक है, लोकतंत्र की बात पे बाद में आते याद करना इनकी क्या आप मजबूरी कांग्रेस है। की विरासत छीन रहे हैं मनीष पारिक? कांग्रेस की जो राजनीतिक विरासत है, जो कांग्रेस को विरासत में जो चेहरे मिले हैं, वो आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, बात यह है कि ये कर्तव्य की बात है। मैंने आपको कहा कि गांधीवादी समाजवाद पर आधारित शोषण मुक्त और समता युक्त समाज हमारी तीसरी पंचनिष्ठा है। अब ये 1951 में जब बना था जनसंघ, तब की बात है। तो अभी ये बात तो इन्होंने पंचनिष्ठा नहीं पढ़ी है। व्हाट्सएप ग्रुप तो ये कह रहे हैं भाई पंचनिष्ठा तीसरे नंबर की है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित शोषण मुक्त समता युक्त समाज। ये अडॉप्शन करते हैं हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं जब हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, जो स्वदेशी का मूवमेंट हम चलाते हैं अगर, तो जब कोलगेट नीचे जाता है, पतंजलि ऊपर आता है, तो इनके दर्द होता है। ये कांग्रेस को दिक्कत होती है कि भाई इधर नीम दतून बबूल क्या कर रहे हैं। और अगर गांधी जी ने सोनिया गांधी जी को देख लिया होता तो सर वैसे ही पकड़ लेते, वो चरखा छोड़ के ये काम करेंगे। और गांधी का कोई रिलेशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा गांधी परिवार से मतलब है, हमको सोनिया जी से मतलब है ही नहीं। ये कह रहे हैं गांधी शब्द का मतलब अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी से, हम खुद ही जानते हैं। ये जो युवा हैं 52 साल के, ये जो गांधी परिवार के हैं, ये नवासे हैं, ये पोते हैं। चलिए हम बहस को थोड़ा तिवाड़ी जी बहस को थोड़ा सार्थक दिशा में लेकर के जाते हैं। आप तो ये बताइए कि गांधी ने जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिस लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी ने और उनके पीछे खड़े लोगों ने संघर्ष किया था, उस लोकतंत्र की नींवें कैसे आपको कमजोर दिखाई देती हैं? उसमें क्या खामियां दिखाई देने लगी आर तिवाड़ी साहब पिछले 6-7 साल में? गांधी असहिष्णुता को भी पसंद करते थे। आज देश में कहीं असहिष्णुता है क्या? कल राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट कर दिया, स्विट्जरलैंड की संस्था ने भारत के बारे में कुछ कहा कि यहाँ तानाशाही की शक्तियां आगे जा रही हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि ऐसा वो कह रहे हैं, इसलिए मेरे को भी लगता है भारत में अब असहिष्णुता की कोई जगह नहीं है। इनके सबसे बड़े जो संबित पात्रा जी हैं, जिनको मैं कुपात्रा कहूंगा, उन्होंने कह दिया अगर उनको देश पसंद नहीं है तो इटली का टिकट कटाए और देश को छोड़ करके चल जाए। इनकी बपोती है, ये देश की बपोती है। देश के अंदर मेरे विचार इनके विचार से नहीं मिलते हैं तो मेरे को देश छोड़ देना चाहिए क्या? और आज मैं जेपी साहब एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट लेना चाहता हूँ। 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर सत्याग्रह कर रहा है देश का किसान, जिसमें युवा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 4 महीने से भारत की सरकार, पर वो ये बात करना आपको पसंद नहीं करेंगे मनीष पारिक साहब। मैं बताता हूँ आपको, जब आप लोकतंत्र की बात आती है, तानाशाही की बात आती है, तो मनीष पारिक जी आपसे एक बात कहेंगे कि आप गांधी परिवार की छाया से बाहर नहीं निकल पा रही है आपकी पार्टी। एक ही पार्टी, एक ही परिवार का शासन। दूसरा, हाँ आपातकाल है ना, दूसरा आपके पास। तीसरा भी ताजा मिला है कि 23 जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने ही आंतरिक लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा दिया। तो तिवाड़ी साहब ऐसी ये वो सवाल है। ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ, हमारा जो है वो आप ले जाओ। अब G23 हो गई तो वो हमारे हो गए। पानी पी करके गालियां दी है मनीष भाई आपने। जब वो कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तो पानी पी करके गालियां देते थे। ये वो ही है जेपी साहब जो मुफ्ती महबूबा को गले लगाते हैं और उसके पहले आतंकवादी घोषित करते थे कि पाकिस्तान परस्त मुफ्ती।
सत्ता चाहिए, एन केन प्रकरण सत्ता में हमारे लिए सब सही है। बंगाल का चुनाव रंजीत चुनाव हो रहा है, बंगाल में ये धज्जियां उड़ा रहे हैं पैदा करने के लिए किया। अब बंगाल में आपका क्या लेना देना है? कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं वहाँ। वो तो अब पारिक साहब ये बताइए ना, पारिक साहब जहां पर ये बात छूटी आर तिवारी की, दोनों बातें हैं। ये बात तो सच है ना कि महात्मा गांधी का दर्शन एक भी व्यक्ति की असहमति को सुनने की, सुनिए तिवारी जी, ऐसा नहीं, तिवारी जी सुनिए, ये कहता है कि एक भी व्यक्ति की अगर असहमति है तो उस स्वर को दबाया नहीं जाना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए। अगर वो बहुमत में है तो फिर निश्चित तौर पर उस बात को तवज्जो दी जानी चाहिए, उस बात को जमीन पर भी उतारना चाहिए। लेकिन फिर भी मनीष पारिक जी 4 महीने 5 महीने से जो ये किसानों की बात उठा रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि किसानों का एक बहुत बड़ा तबका, आप ये कहकर इस बात को खारिज कर सकते हैं कि साहब हिंदुस्तान के सारे किसान शामिल नहीं है, हो सकता है, लेकिन किसानों का एक बहुत बड़ा तबका अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए बैठा हुआ है, तो उसको इस तरह से कैसे अनदेखा किया जा सकता है? अगर हम ये दावा करते हैं कि हम तो गांधी की विरासत से हिंदुस्तान चला रहे हैं, तो मनीष पारिक जी, तीनों बातें हैं। जो भी बात है, नेगोशिएशन बंद नहीं है, फोन पे सरकार दूर है, ये भी कहा है, बात करने की बात है। उस धरना स्थल पर 18 लोग बैठे हैं और ये पक्की बात है कि जितने लोगों को फायदे, अब ये बात तो सही है ना कि उनको भी सोचना चाहिए, अगर कोई कंट्री में बहुमत में आया है और उनको लगता है कि इससे किसानों का कल्याण हो जाएगा, तो उस बात को स्वीकार करने में उनको भी तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साहब, ये एक फोन कॉल की बात होती क्या? अगर आप मान लें 1 मिनट के लिए कि जैसी स्थितियां वो हैं और जो इनको खतरा भी है लोकतंत्र को और महात्मा गांधी भी हैं, तो क्या डील करने का यही तरीका होता उनसे? नहीं साहब, नहीं, देखिए, महात्मा गांधी को समझने के बाद में तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों पार्टियां अपना सर नीचे कर लेंगी, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब ये दांडी यात्रा का काम प्रारंभ किया था, उससे पहले लाहौर में अधिवेशन होने जा रहा था। तो अधिवेशन के लिए सभापति बनाए गए पंडित नेहरू। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे। तो लेकिन वहाँ पर जो कमेटी थी, कांग्रेस कमेटियाँ, उसमें से 10 कमेटियों ने तो पसंद किया पंडित सरदार पटेल को, और बाकी ने ज़्यादा ने पसंद किया गांधी वालों को, और सिर्फ 3 कमेटियों ने जवाहरलाल नेहरू को पसंद किया था। लेकिन ये सब होने के बावजूद नेहरू को उन्होंने अपना सभापति बनाया और सारा सिलसिला किया। और साथ साथ में जितना खुल करके लाहौर के अधिवेशन में पंडित नेहरू बोले कि मैं लोकतांत्रिक समाजवाद का हामी हूँ, मैं देश में ऐसा ही शासन स्थापित करूंगा अध्यक्ष के रूप में, और साथ साथ में वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद, ये दोनों शब्द वहां पर स्थापित हुए। ये कितनी सहिष्णुता थी, कितनी चीजें समझ में आने वाली थी। इस तरह के शत्रुतापूर्ण संवाद नहीं होते थे जैसे कि आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ में देखिए, जो उस वक्त जो कमीशन आया था और उस पर जो गोली चली थी, उस पर नाराज होकर के और उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया, और जो रेजुलेशन पारित करना चाहती थी कांग्रेस, उसको पारित नहीं होने दिया। ये महात्मा गांधी का अपना स्वरूप है, जिसको कि कहाँ चर्चा करेंगे जब तक आप महात्मा गांधी को डीपली पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनके उसको समझ। और देखिए, नेहरू ने ही आलोचना की, महात्मा नेहरू और सुभाष ने आलोचना की उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत की, कि आपके इस सिद्धांत से तो ये जो करोड़पति हैं और जो लखपति हैं, उनका शासन स्थापित हो जाएगा, राजा महाराजाओं का शासन स्थापित हो जाएगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, और गांधी जी कितने बड़े मायने में चाहते थे, इसको समझने के लिए लोग आतुर रहते थे। जैसे पंडित नेहरू रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, उसी तरीके से। मेरा कहना यह है कि ओम सैनी साहब, मैं एक बात कर रहा हूँ आपको, ये 70 साल पहले की, 80 साल 90 साल बल्कि पहले की बातें हैं। उस वक्त की चुनौतियां अलग थी, उस वक्त की जो पीढ़ी थी उसका माइंडसेट अलग था, उस वक्त की परिस्थितियां, सामरिक परिस्थितियां, विदेश नीति, ये सब चीज़ें अलग स्थितियां थीं। आज जो हालात हैं, मैंने जितनी चीज़ें आपको कही उससे बड़ा दायरा है। आज जो हालात हैं, उन हालात में आपको लगता है ये सब चीज़ें कारगर होती हैं? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, आज का जो हालात बना हुआ, उसमें तो पूरी तरीके से देश जो एक सद्भावी बना हुआ था और सारे समाज का समन्वय बना हुआ था और साझा चूल्हा बना हुआ था, वो सब बिखर गया है। और स्वीकार नहीं करेंगे, राजनेता नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें नजर आता है कि वो उसकी वजह, उसी तरीके से उसी को देख करके सारी व्याख्याएं करते हैं, सारे इंटरप्रिटेशन देते हैं। अब किसानों को जो सिलसिला रहा है, जितने किसान वहां पर बैठे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। 1907 के अंदर अजीत सिंह ने जब आंदोलन किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो तीनों कानून ऐसे कैसे थे जिनको कि रिपील करना पड़ा था उनको। तो ये कानून रिपील करने में क्या है, लोकसभा इनके पास में है, पुनः स्थापित करें, पुनः डिस्कस करें और लागू कर दें। कौन रोकता है? बहस नहीं करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकसभा में बिल पर बहस करने की बात होती है तो कांग्रेस हो हल्ला करने लग जाती है, और उस समय बात ये भी कहते हैं दोनों कि कांग्रेस पार्टी ने करा क्या। कौन है?
साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को मारने वाला का महिमा मंडन किया नहीं किया? तो आंदोलन देश तो हमने के चलाया है, प्रधानमंत्री कश्मीर में को आंदोलन लगा हमारा तो है, सही, गोवा मैं मुक्ति माफ नहीं आंदोलन हमारा करूंगा, है। लेकिन आज भी आंदोलन करना तो हमने प्रज्ञा सीखा है। एक मिनट तिवारी सांसद मनीष है या पारिक साहब, नहीं है? मनीष पारिक एक मिनट, मूल बात पे आइए। मनीष पारिक साहब जी, एजेंसियों के दुरुपयोग की बात भी आती है जब ये कहा जाता है कि साहब लोकतंत्र तो रहा नहीं और सारी शक्ति है वो एक व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में, तीन व्यक्तियों में निहित होकर के रह गई है। और उस बात को ये इस तर्क के साथ कहते हैं कि साहब क्यों सीबीआई के निदेशक को की नियुक्ति को लेकर के झगड़े होते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद राज्यसभा पहुंच जाते हैं, क्यों रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो जब इस्तीफा देते हैं तो लंबा चौड़ा लेख लिखते हैं कि देखिए ये परेशानियां थी, ये व्यवहारिक चीजें थी। इसमें ये तो- बात है कि मुलायम तो सिंह जी एजेंसियों से के दुरुपयोग- समर्थन अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार को मिलता है तो सीबीआई के दम पे मिलता है। जयललिता जी के सैंडल चप्पल तक गिन लेते हैं ये सीबीआई को तोता कहा गया इनके कारण से, और इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने सारा वो दुरुपयोग करा था। कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाना हमको आता है, बीजेपी जानती नहीं है इसका कहा। मतलब आप भी और कर आप रहे हो अगर ना, चीफ जस्टिस स्वीकार को तो करो। अब चीफ जस्टिस को अगर वहां पर देखना है तो वो नहीं, स्पेसिफिक लोगों तिवारी जी की एक बात उच्च बताइए, संसद तिवारी जी है। एक बात जब बताइए। बात कहते हैं ठीक जिन है, लोगों समझ को गया। एमपी का टिकट आ नहीं गई दिया आपकी बात। उनको राज्यसभा में आप कह रहे हैं कि क्यों इन्होंने बैठा भी दुरुपयोग किया था, लेकिन तिवारी जी ये बताइए कि ये कैसे पता चले कि वो साध्वी प्रज्ञा और वो फला जी और वो ढिमका जी उनको फला जांच एजेंसियों ने बंद किया था, जिनको आज क्लीन चिट मिल गई है, तो क्लीन चिट देने के मामले में दुरुपयोग हो रहा है या जेल में डालने के मामले में दुरुपयोग हुआ था? हर तिवारी साहब ये कैसे पता चला? मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। तापसी तो पन्नू, मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे तापसी साधु पन्नू, सन्यासियों को अनुराग कश्यप, क्या हुई? ये रंगकर्मी है, रंगकर्मी देश के। इन्होंने जो किसानों सन्यास के लेके पक्ष में बैठे आकर हैं, जो ट्वीट घर कर छोड़ के दिया, बैठे हैं, जो तो भांग इनके के घर आटा पे खाते दूसरे हैं, दिन वो आपके सीबीआई रंगकर्मी ईडी हैं। चली गई। और ये जो बैठे हैं त्यागी जो तपस्वी लोग इनके देश पास में आ जो जाएगा, जो छुट्टी भगवान मनाने का नानी के झंडा पास उठा छुट्टी में लेगा, जाते हैं, वो वो इनके लिए सारे सन्यासी हैं। राष्ट्रीय ऐसे लोगों का क्या कहेंगे? जो इनके खिलाफ असहमति करे उनको इटली चला जाना चाहिए, हमारे- पाकिस्तान चला ऐसे जाना में भी चाहिए, चीन चला जाए। आपने ट्रेन में बम बताया, आपने बताई, आपने जेल में डाला इनको, आपने इनको बर्दाश्त नहीं देश दी। है। अब जब पूरा समाज खड़ा हो गया सामने, सन्यासियों की एक दूसरे बेइज्जती के करने का खिलाफ धमकी आपके पास आया। साध्वी प्रज्ञा ने आपने शिशु लोगों का विरोध महिमा किया, मंडन किया, आपने नहीं किया? स्टार्टअप हिंदुस्तानी गांधी की स्टार्टअप हत्या का को विरोध किया, निश्चित आपने ठहराया, स्वदेशी नहीं ठहराया? आंदोलन का आज विरोध वो किया, श्रीनाथ जी आपने की सांसद जब है या मेड इन नहीं है? इंडिया, मेक इन JP इंडिया बना, साहब, एक मिनट विरोध एक किया। मिनट हमारे एक मिनट सुनिए, ओम सैनी साहब, ओम सैनी साहब, सुनिए एक्शन सुनिए लिया सुनिए आपने। बात आज गांधी सुनिए, को आप सुनिए पूछता है, अरे तिवारी जी आपने करी है। सुनिए, मनीष जी सही सुनिए, मनीष जी सुनिए, अब हत्या आप सुनिए। ओम सैनी साहब, कुछ तर्क, कुछ बातें ऐसी हैं जो पूछी जाए तो एक पार्टी का व्यक्ति उनका तथ्यात्मक जवाब नहीं दे सकता, कुछ तथ्य, कुछ तर्क ऐसे हैं जिसको लेकर दूसरी पार्टी के आदमी को निरुत्तर होना पड़ता है। इसी बहस में नहीं, सभी बहसों में। क्या ये किसी एक पार्टी की चिंता हो सकती है कि हमारी जो इस तरह की एजेंसीज हैं जिनसे हम निष्पक्षता की उम्मीद करते थे, जिनके सहारे हमारे जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं ये खड़े हैं, ये क्या किसी एक पार्टी की चिंता हो सकती है कि उनकी साख गिर रही है? ओम सैनी साहब देखिए क्या हुआ जेपी साहब कि जब मैंने आपातकाल देखा उस वक्त ये होता था कि मिसेस गांधी ने जो बातें कही थी कि हमें समाजवादी और समतावादी समाज स्थापित करना है जी, उसी की तरह से जिस तरीके से आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिलसिला बना उसी तरीके से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का सिलसिला बना। न्यायालय की एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अपनी परिभाषाएं बनी वो, और इसी तरीके से जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ऐसे ही लोग लगे, लेकिन वो माफिक लगते थे, वो ज्यादा बड़े पैमाने पर सिलसिला बनता लेकिन था। बाद के दौर में ऐसा हुआ ना सर, जैसे रंगनाथ मिश्रा विवादित रहे, उन्होंने क्लीन चिट दी 84 के दंगों में, वो राज्यसभा पहुंचे। अब यही बात रंजन गोगोई को लेकर कही जाती है। हाँ तो निश्चित रूप से इसको तो कोई अगर डिफेंड करता है तो वो तो इसको तो ठीक नहीं कहा जा सकता। जब आपने गुनाह किया है तो दूसरे भी गुनाह करेंगे, लेकिन एक बात कही जा सकती है जी, कि भारतीय जनता पार्टी सन 1980 में पैदा इसीलिए हुई थी कि कांग्रेस को वो निश्चित रूप से बहुत ही करप्ट पार्टी मानती थी और समझती थी कि एक विकल्प के रूप में हम पार्टी देंगे। लेकिन जो कुछ देखने को मिला है उसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस का विकल्प ये बन गया है। बिल्कुल, इधर कांग्रेस भी अगर वैसी नजर आती है तो भारतीय जनता पार्टी वैसी नजर आती है, इसलिए दावा नहीं कर सकते। हमारी उम्मीद यही थी कि इस देश की डेमोक्रेसी बेहतर बने और सारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट तरीके से काम करें, लेमैन को हैसियत मिले और नागरिकता के अधिकारों को सुरक्षा मिले, सिविल लिबर्टीज बरकरार रहें, लेकिन ये सारी चीजों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। और अपने पक्ष में तर्क देने के साथ साथ कभी किसी दिन इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि कुल मिलाकर हमारी जो छवि है, कुल मिलाकर हमारी जो दिशा तय हो रही है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के नफ़े नुकसान के आधार पर हमको खुश होने या परेशान होने का मौका नहीं देती। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी प्रेमियों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार।